हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हमारे 12th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर का आगे का थोड़ा टॉपिक है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम वजाइना और वजाइनल एसोसिएटेड ग्लैंड्स देखे थे, उसके साथ साथ हमने मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर कुछ स्टडी की थी। ओके, उसके बाद आगे के जो आपके मास्टर बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से आपका आगे का टॉपिक है प्यूबर्टी के ऊपर। ओके, बेसिकली प्यूबर्टी के ऊपर ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया आपको। प्यूबर्टी बेसिकली अगर बात करें तो प्यूबर्टी मतलब होता क्या है, एक मेल्स में और फीमेल की बात करें तो ओके बेसिकली अगर बात करें तो जो मेल्स होते हैं, मेल्स में प्यूबर्टी एज अराउंड 12 टू 15 ईयर्स पे आ जाती है। पहली बात कर लेते हैं प्यूबर्टी होती क्या है। प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम है, ऐसा एक टाइम पीरियड है जब एक बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग में, जैसे अगर मेल्स की बात करें पर्टिकुलरली, तो उनके अंदर उनके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ओके, सच एज देयर पेनिस, स्क्रोटम, देयर वॉइस पिच, देयर बॉडी साइज ग्रोथ, ये सबको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। ओके, कि उनके चेस्ट एरिया पे हेयर्स का ग्रोथ होना, अंडर आर्म्स में हेयर का ग्रोथ होना, मुस्टैचेस, बियर्ड्स आना, तो ये सब जो बेसिक आते हैं, जो भी बोल सकते हैं एक एडल्ट के अंदर आने वाले होते हैं, मेल्स और फीमेल कैरेक्टर में, इसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। ओके, प्यूबर्टी में बेसिक चीज क्या होने वाली है कि जो इनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो तो ग्रोथ होंगे, लेकिन इनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, फंक्शन में आ जाता है। ओके, सच एज अगर मेल्स में बात करें तो टेस्टिस किस चीज के फंक्शन में आएगा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। ओके, तो बेसिक प्यूबर्टी एज कितनी होती है, एक मेल्स की बात करें तो 12 टू 15 ईयर्स की होती है। वही अगर प्यूबर्टी एज अगर हम फीमेल्स में बात करते हैं तो फीमेल में बेसिकली क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिगिन होगा। ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो डेवलप होंगे, साथ ही साथ उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सच एज क्या होगा, ब्रेस्ट ग्रोथ होना, ठीक है, हिप पेल्विक हिप बोन का ग्रोथ होना, उनके लैरिंग से आप बोल सकते हो उनकी वॉइस पिच जो थोड़ी डिम रहती है, थोड़ा क्या होगा, हाई होता है। ठीक है, मतलब बच्चे से थोड़ा आवाज एडल्ट में आने लगता है। तो ये सब क्या आ जाते हैं हमारे फीमेल में, प्यूबर्टी कैरेक्टर्स आते हैं। ओके, और बेसिकली अगर बात करें तो प्यूबर्टी में फीमेल्स के अंदर बात करें तो वो कौन से टाइप का, अगर उनका ओवेरी अगर काम किया तो क्या रिलीज करेगा, ओवम रिलीज करेगा। तो उसी के हिसाब से बात करें तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, बिगेन्स हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगेन को ही हम बोलते हैं मेनार्क। ओके, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एंड होने वाला होता है अराउंड 45 टू 55 के एज के बिटवीन में, तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। ओके, तो यही बेसिक आपका छोटा सा खाली एकदम टॉपिक है, आप एक बार भी रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि क्या क्या है। आगे हम बात करने वाले हमारे बेसिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। ये बेसिक बात करें तो ये सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है एक प्राइमेट्स के अंदर। प्राइमेट्स बेसिकली बात कर ले हमारे जो भी बंदर वगैरह की प्रजाति, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटन, या हम खुद ह्यूमन बीइंग हो गए, तो हम सब किस में आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं। ओके, तो बेसिक बात क्या बोलना चाह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली तो फीमेल में होता है, और मेन बात क्या बोलना चाह रहा है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसी को आप दूसरे नाम से बोल सकते हो, सच एज ओवेरियन साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक 28 डेज का साइकिल होता है जो हर फीमेल में हर मंथ क्या होता है, बिगिंस होता है। ओके, इसलिए बोला इसमें, और मैंने क्या पॉइंट एड बोला कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका, हमारे प्राइमेट्स का। ओके, बेसिक कितने दिन का चलेगा, अबाउट 28 डेज का चलता है, और इसके अंदर बहुत सारी साइक्लिकल चेंजेस क्या होंगी, कंटिन्यू परफॉर्म होती है। ठीक है, अगर मैं आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म के हिसाब से बोलूं तो मान लेते हैं हमारा कैसा यूटेरस है। ठीक है, और आपने लास्ट के लेक्चर थोड़े बहुत पढ़े तो आपको पता रहेगा, इसमें आपके लिए यूटेरस में 3 लाइनिंग्स होती है, सच एज पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम। तो यहाँ एंडोमेट्रियम के पास में, इस लाइनिंग के पास, ठीक है, आपके बहुत सारे एंडोथेलियल के सेल्स का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारा ब्लड वेसल्स का रिच हो जाती है जगह। ठीक है, न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा आ जाता है। तो भैया ये सब बनाने की जरूरत क्या है, अगर मान लेते कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, आपको भी पता है एम्ब्यूलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, बाद में वही चीज ट्रेवल होके एक जाइगोट एम्ब्रियो के फॉर्म से स्टमक से यूटेरस में आ जाएगी। तो जब यूटेरस में यहाँ पे आपका एक एम्ब्रियो आ जाएगा, ठीक है, सेल्स के साथ आ जाएगा, तो इस बेचारे को नरिशमेंट वगैरह तो चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हमको जो यूटेरस की एकदम इनर मोस्ट लाइनिंग है इसको डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर इसके सेल्स का ग्रोथ करना पड़ता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स ज्यादा लाने पड़ते हैं, क्योंकि एट द एंड ब्लड क्या है, इनका न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई का सोर्स बढ़ता है एम्ब्रियो को। ठीक है, जो भी ब्लड वेसल्स होंगे यहीं से अराइज होंगे और सारे इसके अंदर अटैच होंगे। ठीक है, जिससे ये सारा चीज क्या कर पाएगा, अपने लिए यूज कर पाएगा, यूटिलाइजेशन कर पाएगा। तो इसीलिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ग्रोथ करना पड़ता है। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो ब्लड लॉस होता है बॉडी से मेंस्ट्रुअल के टाइम पे, जो 5 डेज का ब्लड लॉस होता है, वो असल में आपका यही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या हो जाती है, टोटली डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, और डीजनरेशन की वजह से जो भी हमारे पास काम वाली पार्ट नहीं होंगे वो सबको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड आउट कर जाएंगे वजाइना के थ्रू। ओके, तो बेसिक बात करें, इट इज अ सीरीज ऑफ अ साइक्लिकल चेंजेस, कि ये क्या है, एक साइकिल है, 20 डेज का साइकिल है जिसमें चेंजेस देखने मिलते हैं। ठीक है, आपको मैं 20 डेज के साइकिल को थोड़ा डिवीजन करके बता दूं तो सबसे पहला जो हमारे पास है 1 से 5 डेज तक का, मतलब अप्रोक्स 5 दिन का,
इसके अंदर क्या होने वाला है, ब्लड लॉस होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ हार्मोन्स की कमी होती है, सच एज बॉडी में अगर फीमेल्स की बात करें तो क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन्स की कमी के वजह से इसमें क्या होने वाला है, ये एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग ना तो बन पाती है ना तो मेंटेन हो पाती है, तो इसके से पूरा लाइनिंग डी जनरेट होकर क्या होता है, वजाना के थ्रू बाहर चले जाता है, ठीक है। ये होता है आपके 1 से 5 डेज के बीच में। अब कैसा है कि उसके बाद आपका एक फेस आएगा जिसमें कितना रहेगा, अबाउट ये 5 से लेके आपके 13 डे तक रहेगा, जिसमें क्या करेंगे हम, धीरे धीरे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली पहला प्रोजेस्टेरोन नहीं, कभी भी पहला एस्ट्रोजन लेवल को क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसी बीच में कि जो आपका ओवम तो अभी डिस्कार्ड हो गया ना, ये पहले दिन में तो 5 दिन के अंदर क्या हो गया, ओवम पूरा डिस्कार्ड हो गया। अब क्या है, नया ओवम लाना है। तो आपको पता है, आपने टीएस ऑफ ओवेरी पढ़ा था जिसमें प्राइमोडियल फॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। तो प्राइमोडियल फॉलिक्यूल प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, देन मैच्योग्राफिन फॉलिक्यूल बनता है। तो ये 5 से 13 दिन, मतलब इसके बीच में, इतने पीरियड के बीच में, मतलब कितना हो गया, अराउंड 8 डेज का हो गया। तो ये 8 डेज के बीच में आपका जो प्राइमोडियल फॉलिक्यूल है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर मैच्योग्राफिन फॉलिक्यूल बनता है, ओके। और जैसे ये 13 डे पे मैच्योग्राफिन फॉलिक्यूल बन गया तो हमारे पास एक डे आता है 14 डे, एक सिंगल डे होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, ठीक है। इस दिन को हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि एक बार जब मैच्योग्राफिन फॉलिक्यूल बन गया तो उसके अंदर का जो ओवम है उसको क्या करेगा, सरफेस पे प्रेशर देगा, ठीक है, और उसको क्या कर देगा, टीयर अप करके भाग जाएगा किसमें, ओविडक्ट में, ठीक है। मतलब ओवम का क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो ये खाली कितने दिन का होगा, एक दिन का होगा। उसके बाद क्या होगा कि हमारा 15 से लेके, ठीक है, लास्ट 28 डेज तक का, ये आपका कुछ अराउंड 2 वीक का, मतलब 14 डेज का टाइम है, ठीक है। अब इतने के बीच में क्या है, अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम के अंदर की जो ये लाइनिंग्स वगैरह थी, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका रिचनेस आने वाला आपके ब्लड वेसल्स, आपके कोई भी न्यूट्रिएंट के वजह से, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ही, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसी के पीरियड में जो आपके हार्मोन्स का लेवल बढ़ाना था उसी को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, फिर गिराना चालू करेंगे। मतलब इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा इंक्रीज होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया तो कुछ टाइम के लिए इंक्रीज करना पड़ता है, ताकि इम्प्लांटेशन कहीं हो गया तो, इसलिए थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज होगा। उसके बाद जब देखा जाएगा कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे लेवल क्या होने लगेंगे, हार्मोन्स के कम होने लगेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे कम होते होते क्या हो जाएगा कि फिर ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो ये सारे चीज को डिस्कार्ड होना पड़ेगा, वापस से 28 से क्या आ जाएगा, 1 से 5th डे वापस रिपीट होगा, ठीक है। तो ये एकदम आपका क्या था, बेसिक पार्ट था, ओके। तो बेसिकली और देख लेते हैं इसके अंदर आपको सेंटेंस वाइज फॉर्म में क्या क्या बोला है अभी तक, ओके। तो पहला देख लेते हैं हमारा कि साइक्लिकल चेंजेस है, ठीक है, सीरीज में होते रहता है कंटिन्यू, जैसे 1 से 5 डेज, 5 से 13 डेज, 14 डेज, फिर 15 से लेके 28 डेज, तो ये पूरा क्या है, सीरीज में साइक्लिकल चेंजेस आता है। अगर बात करें इसके अंदर, तो ये साइक्लिकल चेंजेस का है, आपके ओवेरी में है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, मैच्योग्राफिन फॉलिकल बनता है, फिर बर्स्ट आउट होगा तो ओवम रिलीज होगा, तो पूरे ओवेरी में चेंजेस दिख रहा है, ठीक है। इवन आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी चेंजेस दिखता है, मतलब आपका कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक थोड़ा ज्यादा क्या हो जाता है, एनहांस हो जाता है, ताकि सीलिया वगैरह थोड़ा अच्छे से डेवलप हो जाता है, ताकि ओवम को एम्पुला तक पहुंचा पाए। उसके बाद अगर वो यूटेरस में आ गया तो वहां पे भी बहुत सारे चेंजेस है, ठीक है। यूटेरस, यहाँ पे बेसिकली बात करते हो तो यूटेरस में ज्यादा चेंजेस देखते हो, क्योंकि वहां पे आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन होती है, पहले तो रीग्रोथ करते हैं, फिर मेंटेन करते हैं, फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस से सब डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। अब ये सारी जो चीजें ये सब क्यों हो रही है, ड्यू टू जीएच हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। इवन ओवेरियन के बहुत सारे हार्मोन है जो ये सीरीज ऑफ साइक्लिकल चेंजेस को परफॉर्म होने देते हैं, ओके। बेसिक बात करें तो ये जो भी आपका ओवम रिलीज होता है ये अल्टरनेट ओवेरी से हर मंथ होता है, मतलब एक बार अगर फर्स्ट मंथ में अगर राइट ओवेरी ने रिलीज किया तो नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट ओवेरी रिलीज करती है, ठीक है। तो वही बोला, अल्टरनेट ओवेरी रिलीजेस ओवम और एग, ठीक है। आपके पूरे मेंस्ट्रुअल फेज का सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो 4 फेजेस होने वाले, पूरे 4 फेज में डिवाइड किया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया था ना, वैसे ही 4 फेजेस, ठीक है। तो सबसे पहला फेज है नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था यहाँ पे तो क्या होगा कि जितना भी आपका बोल सकते हैं एंडोथेलियल का लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स है, सब डिस्कार्ड होके क्या होगा, वजाना के थ्रू बाहर हो जाएगा, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअम, ठीक है। मतलब हम क्या मना रहे, मातम मना रहे किसका, वो एग का, जो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मर गया बेचारा, तो इट इज अ फ्यूनरल ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। फ्यूनरल बेसिकली मातम, मतलब इतना खाली वर्ड को यूज किया और कुछ नहीं। आपका मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट साइकिल, आपके साइकिल का सबसे पहला यही पार्ट आता है, मतलब आपके साइकिल में जो सबसे फर्स्ट परफॉर्म होगा वो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज होगा, जो कि 1 से 5 दिन का चलता है, और इसके अंदर आपके फर्स्ट मेंसेस आते हैं। बेसिकली मेंसेस मतलब होता है ब्लड लॉस होना, ओके। ब्लड लॉस होगा, इसमें अप्रॉक्स 45 to 100 ml तक का ब्लड लॉस होता है, और इट कैन बी वेरी फ्रॉम 3 to 7 days,
3 से 7 दिन तक का इतना अमाउंट ऑफ ब्लड क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। ये पर डे नहीं है, ये ध्यान रखना, ये पूरे इतने दिन के बीच का है, ठीक है। इवन अगर बात करें एकदम एवरेजली बात करें पूरे वर्ल्ड भर में, अगर एवरेज बात करें ये फेज की, तो ये अप्रोक्स चलता है आपका 5 डेज तक का, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है, बिकॉज जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, फीमेल्स की बॉडी में, उसका लेवल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा होता है, ठीक है। और इसी के चलते जो एक दूसरा हार्मोन होगा हमारे पास यहाँ पे, नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, इसका नंबर धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का हार्मोन है, ठीक है, मेल्स के स्पर्म में भी होता है ताकि मोर्टेलिटी बढ़ा सके, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा मोर्टेलिटी बढ़ाने के लिए। आगे बात करें तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल क्या हो गया, कम हुआ, बिकॉज कम होने की वजह से क्या होगा, फिर जो एंड्रोमेट्रियम है वो टोटली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जो आपके एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन हो रही थी, ये ओवेरी यूटेरस के अंदर जो भी लाइनिंग मेंटेन हो रही थी, ये क्या हो गई, अब यहाँ से ब्रेक हो गई, ठीक है। और ब्रेक होने की वजह से सबका सब क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्कार्ड होके चल जाएगा वजाइना के पास, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम ब्रेक्स, जिसके अंदर आपके ब्लड, ठीक है, आपके टिश्यूज, आपके फ्लूइड, आपके म्यूकस या एंडोथेलियल के सेल्स, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इसमें ब्रेक होंगी, और ब्रेक होने के बाद सारी चीज डिस्कार्ड हो जाएगी थ्रू द वजाइनल एरिया, ओके। तो बेसिक ध्यान रखिएगा कि वजाइना के थ्रू क्या हो जाएगा, सारी की सारी चीजें डिस्कार्ड होके बाहर हो जाती है, ओके। नेक्स्ट बात करें हमारे पास इसके अंदर बोला है ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर। तो बेसिक बात है कि किसी इंसान के अगर बॉडी से बाहर ब्लड आ रहा है तो वो हमेशा क्लॉट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कभी ब्लड क्लॉट होता है मेंस्ट्रुअल में, तो इसी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक केमिकल प्रेजेंट है नोन एज फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। मतलब ब्लड के अंदर जो भी फाइबर बनना स्टार्ट होते हैं ताकि क्लॉटिंग हो पाए, उसको ये तोड़ते रहता है। लाइसिन मतलब ब्रेक डाउन करना, तो फाइब्रिनोलाइसिन में हमारे पास क्या है, एक टाइप का केमिकल या बोल सकते हैं मॉलिक्यूल है, जो क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग को होने नहीं देगा, ठीक है। आगे बात करें तो प्राइमोडियल फॉलिक्यूल्स इसी टाइम पे क्या हो रहे होंगे, फिर अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश कर रहे होंगे, सच एज प्राइमरी में बदलेंगे, सेकेंडरी में बदलेंगे, मेजर फॉलिक्यूल में बदलेंगे, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच नोन एज फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है, आपका जो प्राइमोडियल फॉलिक्यूल है वो जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जैसा क्या करेगा, केमिकल सीक्रेट करेगा, जो जाके हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ताकि वो वहां से क्या सीक्रेट करे, पिट्यूटरी हमारा एफएसएच को सीक्रेट करे, जिसकी वजह से हमारे फिर फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे कि अपने आप को डेवलप कर पाए प्राइमरी में, सेकेंडरी में और मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट फेज खत्म हो गया जो कि 1 से 5 दिन के बीच का चला। नेक्स्ट फेज है हमारे लिए जिसका नाम हो सकता है प्रोलिफरेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज और आइदर पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज, ठीक है। तीनों नाम से पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट इज बिटवीन द मेंस्ट्रुएशन एंड द ओव्यूलेशन फेज, मतलब आपके मेंस्ट्रुअल फेज से लेके इसके बाद वाला जो फेज होगा ओव्यूलेशन फेज, इन दोनों के बीच का फेज कौन सा आता है, आपका प्रोलिफरेटरी फेज। तो वही चीज बोला है, इट इज बिटवीन द मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन के फेज में। ये कितने दिन का चलने वाला है, अबाउट 5 to 13 डेज का क्या रहेगा, ये साइकिल चलेगा, ठीक है। और इसी के बीच में आपका क्या होगा कि अबाउट 6 से लेके 12 फॉलिकल्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका समझ लीजिए ओवेरी है, तो ओवेरी में यहाँ पे प्राइमोडियल फॉलिक्यूल होते हैं, ये प्राइमोडियल फॉलिक्यूल आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और उसके बाद ये क्या बनेंगे, मेच्योर ग्राफिन फॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। जिसके अंदर से जो आपका ओवम होता है वो रिलीज आउट हो जाता है, कहाँ पे, आपके ओविडक्ट के पास रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इसी बोला जा रहा है कि इसी टाइम पे जो आपके प्राइमोडियल फॉलिक्यूल है, अबाउट 6 से 12 प्राइमोडियल फॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी के लिए बनने जाते हैं, ठीक है, मतलब कोशिश कर रहे होते हैं बनने की। अब इसमें कैसा है कि बट ओनली कोई एक ही इसमें क्या बन पाता है, खाली ग्राफिन फॉलिक्यूल, मतलब ये जो लास्ट वाला फॉलिक्यूल है, इन 6 से 12 में से, यहाँ पे 6 से 12 है, इनमें से कोई खाली एक ही क्या बन पाया, मेच्योर फॉलिक्यूल बन पाया, ठीक है, या ग्राफिन फॉलिक्यूल बन पाया, और बाकी क्या हो गए हैं, डीजनरेट हो गए, ठीक है, उनको खराब करके खत्म कर दिया गया। और वही डीजनरेशन के प्रोसेस को हमेशा की तरह क्या बोलते हैं हम, आर्ट्रीशिया, इट इज नोन एज आर्ट्रीशिया, ठीक है। अब जब अदर्स उनका फॉर्मेशन हुआ था, मतलब ये जो 6 से 12 जो अदर्स बचे, कोई एक तो बन गया मेच्योर फॉलिक्यूल, लेकिन अदर डीजनरेट हो गए। लेकिन वो जब बन रहे थे ना, तो उन्होंने अपने अंदर से एक चीज का सिक्रेशन किया, ठीक है, एक हार्मोन का, जिसका नाम था रिलीजेस देन ईस्ट्रोजन। मतलब वो अदर्स लोगों ने क्या सिक्रेट किया, ईस्ट्रोजन रिलीज किया, और उसके बाद काफी हद तक के सबके सब डैमेज हो गए, सब खत्म हो गए, डिजनरेट हो गए, और कोई एक ही क्या बन पाया, खाली ओवम बन पाया, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ईस्ट्रोजन इसमें क्या होगा, रिलीज होता है बाय फॉलिक्यूल्स के थ्रू, ठीक है। अब जब ईस्ट्रोजन बन गया, तो ईस्ट्रोजन क्या करता है ना, ये जो लाइनिंग आपने ब्रेक की थी ना, मतलब ये जो पूरा ब्रेक हो गया था, मतलब बोल सकते डीजनरेट हो गया था, अब उसको वापस से क्या करेंगे, हम रीजनरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अपना मेंसेस चालू होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है,
तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो आपका एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, इट इज अप्रॉक्स होती है आपके 1 मिलीमीटर जितनी, ठीक है। 1 मिलीमीटर का खाली क्या बचता है, साइज बचता है, क्योंकि इसके अंदर खाली फिर लेयर ही ले जाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं रहता है। लेकिन वही हमारे सेकेंड फेज में क्या करना है, इसी चीज को हम रीजनरेट कर रहे होते हैं। तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होगी, थोड़ी बहुत यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगी, थोड़ी बहुत जनरेट होंगी। और इट इज अबाउट कितना साइज हो सकता है उनका, 3 to 5 मिलीमीटर का साइज हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड फेजेस था, ठीक है। फर्स्ट फेज में क्या है हमारे लिए, मेंस्ट्रुअल फेज है, ब्लड लॉस होने वाला है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग काफी पतली हो जाएगी और काफी सारी चीजों का क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा थ्रू द वजाइनल रीजन, ठीक है। वही अगर हमारे सेकंड फेज की बात करें इसमें, प्रोलिफरेटरी फेज में, तो इसमें बेसिक बात क्या है कि 5 to 13 डेज का साइकिल होता है। इसी टाइम पे 6 से 12 फॉलिकल्स डेवलप होते हैं जो अपने अंदर से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और एस्ट्रोजन सिक्रेट करते करते काफी हद तक ये सब डीजनरेट हो जाते हैं और खाली कोई एक ही क्या बन पाता है, मेच्योर फॉलिकल बन पाता है। और वही आगे जाके मेन क्या करेगा, मतलब मेच्योर फॉलिकल बन के क्या होगा, वो बाद में रिलीज होगा और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होगी इसमें मेंटेन होती है, ठीक है। आगे हमारे पास सेकंड फेज है, इसके बाद वाला जो थर्ड फेज होगा, ये तो सेकंड है, थर्ड रहेगा हमारे पास ओव्यूलेटरी फेज और लास्ट हमारे पास होगा एकदम ल्यूटेल फेज या तो सिक्रेटरी फेज, ठीक है। देखते हैं हम अपने अगली स्लाइड में। ओके, मेंस्ट्रुअल के हमारे आगे के जो 2 फेसेस हैं, सबसे पहला जो हमारे लिए ओव्यूलेटरी फेज है, ठीक है, मतलब आगे के 2 फेसेस में सबसे पहला ओव्यूलेटरी फेज, वरना उस हिसाब से तो पहला फेज आपके लिए मेंस्ट्रुअल है, फिर प्रोलिफरेटरी है, फिर थर्ड फेज क्या आ रहा है, ओव्यूलेटरी, ओके। तो इधर अगर ओव्यूलेटरी फेज की बात करें, सो इट इज अ वेरी शॉर्टेस्ट फेज, ओके, इट इज अ वेरी शॉर्टेस्ट पीरियड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। तो ध्यान रखिएगा सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, क्योंकि इसमें खाली क्या होना है, रिलीज होना है आपके ओवम का, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे बोल सकते हैं ओवेरी होगा, ये प्राइमोडियल फॉलिकल जब प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा और उसके बाद एक मैच्योर फॉलिकल बनेगा, तो ये क्या करेगा, आपके ओवेरी के सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करेगा और जिसकी वजह से ये जगह क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और आपका ओवम क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज बोला जा रहा है, ओवम का क्या होगा, इसमें रिलीज होता है, ठीक है, बाय रप्चरिंग द ग्राफिन फॉलिकल। ये जो ग्राफिन फॉलिकल बना था इसके अंदर से ओवम क्या हो गया, सरफेस एरिया को रप्चर करके बाहर निकल गया, ठीक है। और ये कब होने वाला है, 14 डे ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे पे क्या होगा, ओव्यूलेटरी फेज बिगिन होता है, सिर्फ एक ही दिन का होता है, ठीक है, इसलिए वेरी शॉर्टेस्ट पीरियड है। और अगर आगे बात करें तो ये जो भी आप रप्चर करने का जो इतने कैपेसिटी पाया, ठीक है, ये एक हार्मोन्स की वजह से पाता है विद द हेल्प ऑफ LH हार्मोन, ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है हमारे पिट्यूटरी से, तो यहाँ पे आगे स्टिमुलेट करेगा कि सरफेस जो है इसका ओवेरी का, उसको रप्चर कर दो ताकि ओवम क्या हो पाए, बाहर रिलीज हो पाए, क्योंकि 14 डे क्या हो गया, आज हो गए, ठीक है। सो ये चीज ब्रेन को सब पता थी कि किस दिन 14 डे, किस दिन क्या है। तो जब ब्रेन को ये सारी चीजों का नॉलेज होता है और वो ये साइकिल के हिसाब से हार्मोन्स का रिलीज करता है, उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। क्या बोला गया, जब ऑलरेडी ब्रेन को पता हो कि कौन से टाइम पे कौन सा हार्मोन सीक्रेट करना है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे आपके बॉडी को पता है कि हाँ भाई रात हो गई, सोने का टाइम है, ये ब्रेन को पता है, सो इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क, ठीक है। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आगे बोल सकते हैं कि कभी कभी जब कुछ केसेस में है, ऐसा नहीं हो सकता कि हर केस में मिले, कैसे है कि कुछ केसेस में जब ओवेरी से ओवम रिलीज होता है, तो कभी कभी ये माइल्ड या थोड़ा वो सीवियर पेन लेके आ सकता है इन अ लोअर एब्डोमेन रीजन, ठीक है। लोअर एब्डोमेन जहां पे 2 ओवेरी होंगे, वहां पे कभी कभी माइल्ड या सीवियर पेन क्रिएट हो सकता है जब अगर ओव्यूलेशन हो, ठीक है, मतलब एग का रिलीज हो। तो आगे बात करें इसके बाद लास्ट फेज है हमारे लिए सिक्रेटरी फेज, या उसी को हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, क्योंकि ये आपका टोटल 14 डेज का चलता है। मैंने आपको बोला था कितने दिन के बीच का, ये 15 से लेके 28 डेज तक का है, जो कि अप्रोक्स आपका 2 वीक्स मतलब 14 डेज का है, ठीक है, 2 वीक्स का होने वाला है। सो ये किसके बिटवीन में रहेगा आपके, अब जो आगे वाला वापस से 1 से 5 दिन आने वाला है मेंस्ट्रुअल फेज, और जो ये ओव्यूलेशन हुआ, सो इट इज बिटवीन द ओव्यूलेशन एंड नेक्स्ट मेंसेस, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, तो इनके बिटवीन में अबाउट 15 से 28 डेज तक चलेगा, जो कि अराउंड 14 डेज का होता है, ठीक है। एक चीज होता है कि जब भी ओव्यूलेशन होता है ना, ठीक है, अगर जब भी यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ, तो जो सबसे ज्यादा बेस्ट सुइटेबल टाइम होता है ना हमारे एग को फर्टिलाइज होने के लिए, वो होता है 24 आवर्स का, ठीक है। मतलब 14 डे पे रिलीज हुआ, तो 15 डे पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, 14 से 15 डे के बीच में, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम होता है। वरना उसके बाद जो भी आपका एग है वो धीरे धीरे डीजेनरेट होने के बाद खराब हो जाएगा, ठीक है। सो रिलीज ऑफ अ oocyte, ठीक है, जैसे आपका oocyte रिलीज हो गया बाहर, तो जो बचा आपका ग्राफिन फॉलिक्यूल है, ये जो बाकी का ग्राफिन फॉलिक्यूल बचा हुआ है, ठीक है, मैं आपको मार्किंग कर देता हूं, ये आपका जो बचा हुआ ग्राफिन फॉलिक्यूल है, ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इन अ कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर।
ठीक है, एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कैसे, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे अगर हमारा ये oocyte रिलीज होकर ओविडक्ट में चला गया और एम्प्यूला में फर्टिलाइज भी हो गया, तो भैया यही जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये आपके एंडोमेट्रियम को लाइनिंग को मेंटेन करेगा। ठीक है, आपने दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ा भी रखा है, जैसे कि अगर बात करें ईस्ट्रोजन की, तो ईस्ट्रोजन क्या कराता है, रीजनरेशन करवाता है। ठीक है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ओके, सबसे बेसिक काम की बात कर रहा हूं मैं कि कभी भी क्या होगा, रीजनरेशन होगा, मतलब जो भी आपका यहाँ पे यूटेरस था, ठीक है, तो इसमें पहले क्या हुआ, ईस्ट्रोजन की वजह से इसमें क्या होगा, रीजनरेशन होगा। ठीक है, और इसको मेंटेन रखे रहने का मतलब एंडोमेट्रियम टूटना नहीं चाहिए गलती से भी, तो उसको मेंटेन रखने का काम होता है हमारे दूसरे हार्मोन का, जिसका नाम है हमारे लिए, क्या नाम दिया है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन दूसरा हमारे पास हार्मोन आएगा जो इसी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या करेगा, मेंटेन करता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है यही क्या करेगा, आपके प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। क्योंकि एक बार आपके ग्रेफिन फॉलिक्यूल मर चुके, सॉरी आपके जो प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल है मर चुके, तो अब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन तो होने नहीं वाला था, इसलिए आपके बचे हुए जो आपका ग्रेफिन फॉलिक्यूल होता है उसके बाद जो कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, तो ये उस जगह का काम संभाल लेता है। ठीक है, ये क्या क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन काफी ज्यादा हाई अमाउंट में, ठीक है, और एस्ट्रोजन वो भी काफी हाई अमाउंट में। एस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में ग्रोथ आता है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से वो लाइनिंग क्या होती है, मेंटेन होती है। सच कभी कभी अगर बेबी का मिसकैरेज हो जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन कम हो गया, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन नहीं हो पाई बेबी को होल्ड करने के लिए, तो बेबी के साथ ही पूरी एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है, उसी को मिसकैरेज बोलते हैं। तो बेसिक ध्यान रखना, ये दोनों का लेवल क्या होगा, काफी बढ़ेगा। वही हमारे पास इसमें से एक और हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है इनिबिन। ये बहुत ज्यादा नहीं पर बहुत कम अमाउंट में क्या होगा, ये सीक्रेट होता है। ठीक है, इनिबिन का बेसिक काम क्या होता है, इनिबिन क्या करता है, आपके एफएसएच को रोकने का काम करता है। इट जनरली स्टॉप द एफएसएच, क्योंकि हमको पता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एफएसएच को रोकना पड़ेगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि देखो कैसा होता है, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमको फिर 9 मंथ तक का कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चाहिए नहीं, तो जितने भी प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल का ग्रोथ होता है प्राइमरी सेकेंडरी मेच्योर में, उनको स्टॉप करना पड़ता है। और वो स्टॉप कब होंगे, जब उन तक का एफएसएच का हार्मोन नहीं पहुंचेगा तब तक। और एफएसएच को कौन बीच में रोक देता है, इनिबिन। इसलिए हमारा कॉर्पस ल्यूटियम कुछ थोड़े से अमाउंट में क्या रिलीज करता है, इनिबिन को, ताकि आगे कोई भी अभी फॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट ना आए। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो डेवलपमेंट टोटली बंद हो जाएगा, इसका अमाउंट और बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये नॉर्मली कम होते होते फिर क्या हो जाएगा, एफएसएच आएगा आगे के प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल को डेवलप करने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा जब कॉर्पस ल्यूटियम का अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो इट इज ओनली फॉर 2 वीक्स, मतलब जितने दिन का ये फेज चल रहा है 14 डेज का 2 वीक्स का, उतने ही दिन तक अपना कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या रहेगा, सर्वाइव कर पाएगा। ओके, और बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब कॉर्पस ल्यूटियम अगर 2 वीक तक सर्वाइव कर रहा है तब तक ही आपके ये हार्मोन्स का क्या होगा, सिक्रेशन होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, एम्ब्रियो आ गया, उसको यूटेरस में इम्प्लांट होना है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को तो पूरा 9 मंथ तक जिंदा रखना पड़ेगा ना। सो इस कॉर्पस ल्यूटियम को जिंदा रखने के लिए एक दूसरा हार्मोन आता है नोन एज HCG। ठीक है, ह्यूमन क्रोनेटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, HCG ये क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा लाइफ ऑफ अ कॉर्पस ल्यूटियम। जो भी कॉर्पस ल्यूटियम बचा आपका इसकी लाइफ को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। पूरा 9 मंथ तो एक्सटेंड नहीं करेगा, लेकिन कैसा कुछ मंथ तक का एक्सटेंड करेगा जब तक प्लेसेंटा का डेवलपमेंट ना आ जाए। क्योंकि फिर कॉर्पस ल्यूटियम की जगह कौन ले लेता है, प्लेसेंटा ले लेता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनिबिन, एक्टिविन, रिलैक्सिन ऐसे अलग अलग हार्मोन होते हैं जो ओवेरियन टाइम पे सीक्रेट कर रही होती थी, वो प्लेसेंटा जगह ले लेता है। ठीक है, तो जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं होता तब तक का कौन काम करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए कौन आ जाएगा, HCG, ह्यूमन क्रोनिकोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। इसी के साथ साथ अगर ये सारे हार्मोन्स आ गए तो ये हार्मोन्स क्या करेंगे, आपके एंड्रोमेट्रियम के ग्लैंड्स को ग्रो करेंगे। ठीक है, वहां पे आपके एंड्रोमेट्रियम के जो ग्लैंड्स है, ये जो भी ये पार्ट है, इसमें ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, न्यूट्रिएंट जैसी अलग अलग सारी चीजें क्या होंगी, ग्रोथ में आएंगी। ठीक है, यहाँ का जो ग्लैंड है थोड़ा कॉइल्ड अप हो जाएगा, काफी ज्यादा कॉइल्ड हो जाता है, और यहाँ पे अपना सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है जो भी न्यूट्रिएंट उनको देने होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कितना था एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग, जब डीजनरेट था 1 mm का था, मतलब 1 मिलीमीटर का। उसके बाद प्रोलिफरेटरी फेज में कितना हो गया, इट इज अबाउट 3 to 5 मिलीमीटर। और अब यहाँ तक आने पे मतलब आपका पूरा ये डेवलपमेंट आने में प्रॉपर इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, साइज कितना हो जाएगा, 8 to 10 मिलीमीटर जितना, मतलब अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर जितना क्या हो जाएगा, ये थिक हो जाता है। ठीक है, अब अगर ये सारी चीजें तब हो रही है जब फर्टिलाइजेशन हमको करना है। ठीक है, ये सब तो नॉर्मल, ये 2 चीज तो होने ही वाला है, फिक्स है।
लेकिन इसको कब लाएंगे, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसको क्या कर देते हैं ना, उसको एक दूसरे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एक व्हाइट कलर का थोड़ा स्कार्स सा सब्सटेंस होता है, जो बाद में ओवरी में ही डिसअपियर हो जाता है, डीजनरेट करके डिसअपियर कर देते हैं, एंड दैट पार्ट इज नोन एज अ कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, इफ नो फर्टिलाइजेशन देन ओके, देन कॉर्पस ल्यूटियम देन कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस एल्बिकन्स। ओके, और यही बेसिक क्या होगा, पूरा प्रोसेस होने वाला है। इसमें आपको क्या बोला, इनहिबिन स्टॉप करेगा एफएसएच को। एससीजी का मेन काम है टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ अ कॉर्पस ल्यूटियम। अब यही एससीजी अगर प्रेजेंस मिला आपके ब्लड या यूरिन के अंदर, सो दैट इंडिकेट अबाउट योर प्रेगनेंसी। ओके, बेसिक काम होता है प्रेगनेंसी को इंडिकेट करने का एससीजी का। जो प्रेगनेंसी किट भी आते हैं उसके अंदर जो आपके केमिकल्स होते हैं वो किट के अंदर वो होते हैं एंटी एससीजी के लिए। ठीक है, मतलब वो एससीजी के मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, तो कलर अपीयर होता है। इसकी वजह से जो किट होते हैं उनके अंदर से डबल लाइनिंग्स आती हैं, ताकि वो इंडिकेट कर रहा होता है कि एससीजी क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही सारी चीजें क्या आपके मेन पार्ट में। और ये जो इनहिबिन सारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन, ये सारा फेसेस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आपके फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ओके, सो बेसिकली हमारा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल यही तक का था, जिसमें आपके 4 फेसेस हैं। ठीक है, और ये एक टाइप का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है फीमेल्स के अंदर। ओके, अब ये नेक्स्ट हमारा रहेगा टॉपिक इसके ऊपर गैमेटोजेनेसिस का। ठीक है, ये लेक्चर में अपने अगले लेक्चर में गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे। सो होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया रहेगा और काफी हेल्प मिली होगी आपको। ठीक है, थैंक यू।